बुनियादी तौर पर इस सारी सूरत हाल को बयान करने का मकसद ये है कि यहाँ पर रोज़ाना हर एंड से छोटी छोटी खबर है, लेकिन वो डेफिनेटली बहुत इम्पैक्ट रखती है। अब एग्जैक्टली इस वक्त जो आखिरी ऑफ़र गई है ईरान की तरफ से, अमरीकी सदर का कहना है कि आई डिडंट लव इट। तो अब अगर उनको पसंद ही नहीं आ रही, उनको समझ ही नहीं आ रही, तो अब वे फॉरवर्ड आपकी नज़र में निकलता हुआ नज़र क्या आ रहा है? कंसिडरिंग कि रशिया इन्वॉल्व है, पाकिस्तान मीडिएटर के तौर पर काम कर रहा है, वे फॉरवर्ड है कि एग्जैक्टली सूरत हाल का इस वक्त? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, पिछले 60 दिन से मेरा ख्याल है इस मौजू पे जिस कदर के तबसरे हुए हैं, तो मेरा ख्याल है सैचुरेशन ऑफ तबसरे अब हो गया है। लेकिन जो इस वक्त एग्जैक्ट सिचुएशन है, वो मैं एक ही वर्ड उसके लिए कह सकती हूँ कि अनटेनेबल है। क्यों? ये बहुत ज़्यादा अरसे तक ये सिचुएशन नहीं चल सकती, फॉर द सेम रीजंस जिनका आपने अभी बहुत तफसीलन जिक्र कर दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये तो कहा है कि जी ये आई डिडंट लव इट, बट उन्होंने साथ ये भी कहा कि दिस इज मच बेटर proposal that they have sent, और साथ उन्होंने इस बात का भी इशारा दिया है कि ये जंग बहुत जल्द बंद हो जाएगी। तो इसमें नेचुरली इस वक्त ईरान तो जिस तरह मतलब उसके ऑयल एक्सपोर्ट पे भी इस वक्त प्रॉब्लम हो रहा है, उसने बहुत हेवी हिट भी ली है। लेकिन इन ऑल फेयरनेस इस वक्त ईरान फिर भी आपको ज़्यादा मजबूत लगता है, बिकॉज इट्स ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री एंड राइट साइड ऑफ इंटरनेशनल लॉ। उसकी निस्बत अमेरिका के इस वक्त प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं, ख़ास तौर पे ज़ाती तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। दोनों के लिए मुश्किल है, बट प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए निस्बतन ये सिचुएशन ज़्यादा मुश्किल है। दोनों चाहते हैं कि जंग बंदी हो, लेकिन ईरान मेरा ख्याल है अमेरिका से ज़्यादा इंतज़ार कर सकता है। उनके दे आर वेरी रेजिलिएंट, उन्होंने ऑलरेडी शो किया है 47 नथिंग टू लूज, एंड दे जज्बा बहुत है उनके पास। अभी भी मिलिट्री इक्विपमेंट काफ़ी है, और सबसे बड़ी बात है इस वक्त ईरान के साथ आप कमोबेश पूरी दुनिया खड़ी हुई है। लेकिन ये भी हमें देखना होगा कि ये पूरी दुनिया आखिर कब तक खड़ी रहेगी, क्योंकि लोगों एवरीबडी इज गेटिंग इफेक्टेड। और तो इसमें जो ईरान इस वक्त बातें कर रहा है सब लॉजिकल और ठीक बातें हैं, और ये बातों की नौबत इसलिए आई है कि जो एक कॉम्प्रिहेंसिव सा जिसमें सारे मसाइल थे वो डायलॉग चल रहा था, वो डायलॉग बहुत अच्छा उसका पहला राउंड हुआ। और अगर उसके बाद ये नेतन्याहू साहब ना अटैक करते लेबनान पे, और फिर ट्रंप साहब एक खुले हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ना बंद करते, तो फिर हम इस सिचुएशन पे ना होते। वो करने से जो ईरान का ट्रस्ट है वो और ज़्यादा इरोड हो गया है, पहले ही बहुत कम था ऑन अमेरिका। तो वो अब कहता है कि जी अब ठीक है, अब फिर स्टेप बाय स्टेप चले। आप पहले खोले ये ब्लॉकेड हटा लें, हम हॉर्मोन्स खोल देते हैं, फिर यूरेनियम पे बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एहतशाम साहब बुनियादी तौर पे एक्सक्यूज मी, अगर मैं एक सेंटेंस खत्म करूं, यूरेनियम का भी देखिए, यूरेनियम पे भी बहुत तफसीली ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों पे ईरान जो है वो एग्रीड है। ओमान के साथ भी जो फैसिलिटेशन में बात हो रही थी उस पे वो 3.5% एनरिचमेंट पे एग्री कर गया था, और JCPOA में तो 3% था। लेकिन अगर आप उसे कहें कि नहीं जी सिर्फ आपका न्यूक्लियर वेपन जो है वो हमारे लिए खतरा है, तो नाउ ईरान इज सेइंग कि फिर आप बाकियों के न्यूक्लियर वेपन्स की भी बात करें, और 3 पॉइंट एनरिचमेंट से तो यूरेनियम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनेगा। सो यू हैव टू बी सेंसिबल। लेकिन खैर वो यही तो चीज़ लैक कर रहे हैं हमें सारी सूरत हाल में। अच्छा एहतशाम साहब, ये तो सारी सूरत हाल का था इहाता है ना, इसमें एक एलिमेंट जो कि जाहिर है मौजूद था, लेकिन रशिया जाना, सेंट पीटर्सबर्ग में मुलाकात होना इराक़ी की प्यूटन से, बुनियादी तौर पर इस एलिमेंट को और इस मैसेजिंग को, इन ऑप्टिक्स को किस तरह से देखा जाए इस सारी सूरत हाल में, कि ये मामलात को मज़ीद सुलझाने की तरफ जाते हैं, या ये बड़ी लाउड एंड क्लियर मैसेजिंग है टूवर्ड्स वाशिंगटन कि जी देख लें हम कहाँ खड़े हैं और आपके साथ क्या कुछ हो सकता है? इसको परसीव किस तरह किया जाए, इसका ब्रेक डाउन क्या है?
उबैद, मैं रशिया की इन्वॉल्वमेंट के बारे में अभी आपसे जिक्र करता हूँ, आपको बताता हूँ मैं एक असल सूरत हाल क्या है। देखें, आज की न्यूयॉर्क टाइम की बड़ी स्टोरी जो है ना उबैद, वो ये कहती है कि इस वक्त जंग बंद है, ना लड़ाई हो रही है, ना अमन है, लिम्बो में है दोनों, ईरान और अमेरिका। और ये स्टैंड ऑफ जो इस वक्त हो चुका है, दोनों उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। एक तो कहता है कि जी ईरान को इकोनॉमिक पेन जितना मिला है वो लग रहा है कि वो भी वो सस्टेन कर सकता है, तो अमेरिकन को ज़्यादा तकलीफ़ है कि ये कैसे हो गया। दूसरा वो कह रहा है कि जी अमेरिकियों की परेशानी ये है, तो रिपोर्ट कहती है कि जितनी जल्दी से चीज़ें शेप अप हो रही हैं, अभी आप देख लें पॉपुलैरिटी का ग्राफ देख लें, रिपब्लिकन पार्टी के साथ जो कुछ हो रहा है मिड टर्म इलेक्शन में जो होने जा रहा है, तो ये इस घबराहट में है कि किसी तरीके से जल्दी मुज़ाकरात किसी नतीजे पे पहुंच जाए। और इनडायरेक्टली ये भी बात हो रही है कि शायद वो इतनी जल्दी हमला भी नहीं करेंगे, जैसा कि ख़ुद भी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि ये हमला नहीं करेंगे, अगरचे किसी बात पे यकीन नहीं किया जा सकता। अब आ जाए रशिया की इन्वॉल्वमेंट, बड़ा एक इंटरेस्टिंग टच आया है इसमें उबैद। देखें जिस तरीके से इराक़ी साहब पाकिस्तान आए, उसके बाद ओमान गए, ओमान से फिर पाकिस्तान आए, और फिर आपने देखा पाकिस्तान ने उनको अपना जहाज़, अपना एयरफोर्स का जहाज़ उनको लेके गया, ओमान भी और फिर रशिया भी। ये सारी चीज़ें बड़ा वाज़े तौर पे बता रही है कि इनसिक्योरिटीज़ उनकी अपनी जगह मौजूद हैं, कि किसी वक्त इजराइल उन पर हमला कर सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। अब रशिया ने जो ऑफ़र किया ना, रशिया ने तो दूसरी दफ़ा फिर कहा कि जी आप आए, मॉस्को में मुज़ाकरात कराते हैं। फिर जो इतलात आ रही हैं, जो मुझे पता चला वो ये है कि जब उन्होंने कहा कि जी हम तो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे भी तैयार हो गए थे, और इसके बाद हमें जो कहा गया था कि जी कि आपका $100 बिलियन, जो ख़ास तौर पे बाकर साहब कहते हैं जो असम्बली के स्पीकर हैं, और उसमें $7 बिलियन जो बार बार हर बंदा कह रहा है कि साउथ कोरिया वो कतर में पड़ा हुआ दिलवा देंगे, अमेरिका उससे पीछे हटा है। इस पर ईरान को बड़ी तकलीफ भी हुई है, और उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ गलत बयानी की गई। जब ईरान ने ये रशिया को कहा कि जी आप अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके ये हमें अपने कम से कम दिलवाएं, तो वहाँ से तो इतलात ये आ रही हैं कि रशिया तो ये कहता है कि जी $300 बिलियन मेरा जो है वो फ्रीज़ किया हुआ अपना बाहर की दुनिया में, हम वो नहीं ले सके, तो आपको कैसे दिलवाएंगे। अच्छा। देखिए इस वक्त रशिया, काश के रशिया अवैध इस जंग में ना होता, यूक्रेन की जंग में, 4 साल की जंग में उसका वज़न बड़ा कम हुआ है, उसका स्ट्रेचर सफाती सतह पे बड़ा कम हुआ है। भले वो कहता रहे कि जी अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की वजह से यूक्रेन सस्टेन कर रहा है, बहरहाल वहाँ इतने बड़ी ताकत हैं और वो अभी आपसे लड़ रहा है, तो उनका वो कहते हैं सालस का किरदार बनता नहीं है। सालस के किरदार के लिए सब पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। बीच में वक्त आया था, किसी ने कहा कि टर्की की तरफ जाएँ, अगरचे स्पॉयलर भी हैं, ईरान के एक साहब हैं, उन्होंने सिक्योरिटी से ताल्लुक़ है, उन्होंने कुछ इस तरह की मेरा ख्याल है बातें की हैं जिससे कोई हमारे लिहाज से अच्छा टेस्ट में नहीं आती। असल बात यह है, मैं आपको बता सकता हूँ कि इनडायरेक्ट टॉक्स नहीं, डायरेक्ट टॉक्स अमेरिका जो है ना इस वक्त ईरानी उनके साथ कर रहे हैं। ठीक है, कुछ हवाले से हमें भी लग रहा था कि जी ये बाईपास हो गए, लेकिन हमने फिर भी इनकरेज किया कि जी ठीक है, अगर आप बातचीत होती है, मकसद हासिल होता है, तो फिर क्या बुराई है इसमें, तो आए। हाँ, अच्छा, इसमें नगमाना साहब इसको हमने कंक्लूड करना, बस एक आखिरी सवाल की तरफ देखते हैं। एक आखिरी सवाल नगमाना साहब मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। नायब नगमाना साहब आपसे, नायब वजीर दिफा ईरान के, वही कहते हैं कि हम दुनिया को, अपने दोस्त ममालिक को बता सकते हैं कि हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी और अमेरिका को हमने किस तरह से शिकस्त दी। ये कितनी इंपॉर्टेंट मैसेजिंग है और कितनी इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ज़ाहिर उनका डिफेंस है ही, इंटरेस्टिंग कितनी है, वो मतलब कह रहे हैं कि जी आओ मैं बताता हूँ कि अमेरिका को कैसे मारना है। तो ये मुज़ाकरात के बीच में ये वाली मैसेजिंग कैसी है? आई थिंक ये भी मैसेजिंग ट्रम्प साहब को काउंटर करने के लिए है, जो वो कहते हैं कि जी मैंने नस्लो नाबूद कर दिया और हमने उनको कई सदियां जो है वो पीछे धकेल दिया है, और उनके ना मीज़े के फैक्ट्रीज नहीं हैं और ना, तो आई थिंक ये एक तो उसको काउंटर करने के लिए ये एक है कि जी आए हम आपको बताते हैं कि क्या क्या, लेकिन अपने दोस्तों को दिखाते हैं। तो दूसरा आई थिंक कि इस बात की तरफ भी जाता है कि जो पहले उन्होंने पॉलिटिकली बड़े खुल के भी कहा है कि इट इज़ नाउ टाइम, और उन्होंने ओमान में भी शायद कहा है कि इट इज़ नाउ टाइम कि हमें अपना जो सिक्योरिटी ऑफ द रीजन है वो हमें आपस में मिल के उसका कोई इंतजाम करना चाहिए। और खास तौर पे एक और टर्न आया है, बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न आया है। देखिए अभी जो ये अबनाए हॉर्मस पे जो टोल लेने की बात हो रही है, गए ओमान भी गए थे कि हम मुश्तरका तौर पे कर सकते हैं। अभी देख लें पनामा वाले तो टोल लेना शुरू कर दिया, अब तो अपना स्टेट ऑफ मलाइका में इसने, इंडोनेशिया ने कहा कि जी हम टोल लगाएंगे, उन्होंने लेना शुरू कर दिया है। तो ये ईरानियों को बड़ी इनकरेजमेंट हुई है कि जी 12 नॉटिकल माइल से आगे जाके हम जो कुछ कर सकते हैं, तो हम उनका ख्याल है कि हमें भी ये इस पर टोल लेना चाहिए। आपको लगता है इंटरनेशनल कम्युनिटी ये एक्सेप्ट कर लेगी नगमाना साहब? देखिए बिल्कुल, जहाँ तक इसका सवाल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का, तो ये
गए इसीलिए थे वहाँ ओमान डिस्कस करने, क्योंकि ये इन दोनों कंट्रीज, ये लिटोरल स्टेट्स है, ईरान इनका ही जो बॉर्डर है वो मिलता है, और ये इन्हीं दो का टेरिटोरियल वाटर मिलता है। तो वो अगर ये पहले भी उन्होंने कहा था शुरू में, अगर याद हो, कि जी जो भी डिसीजन होगा वो ओमान और हम मिलके करेंगे, तो वो अगर मिलके कोई एग्रीमेंट, लेकिन वो सब तो उस सूरत में बनेगा कि जब ये सूरत हाल ख़त्म होती है, ये तस्फिया ख़त्म होता है, एंड देन ऑनवर्ड्स फिर कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होते हैं, फिर आप यूएन से उसको लाके जो है वो इंडोर्स करवाते हैं और बाकी ममालिक उसमें अपना वजन डालते हैं। खैर, वी हैव टू कंक्लूड इट। थैंक यू सो मच नगवान हाशमी साहब, थैंक यू एहतशाम उल हक साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।